तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो है ना, जो भी चीज़ इसमें दिया गया है वो लगभग लगभग हर जगह प्रयोग होता है, एक जगह नहीं। इसका ना बहुत जगह जहाँ भी हम लोग देखेंगे इसका तो प्रयोग हमको मिलेगा ही मिलेगा देखने को। ग्राफ का बिना ग्राफ का काम चलता है नहीं कहीं पर भी। और ग्राफ को अगर समझना है कि ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, ग्राफ हमें क्या दिखाना चाह रहा है, एक ग्राफ को देख के हमें किन किन चीज़ों का मालूम चलना चाहिए, तो जो उसका बेसिक है वो मैथ के इसी निर्देशांक ज्यामिति से शुरू होता है। निर्देशांक ज्यामिति में ही ये जितना भी ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सबका मूलभूत चीज़ जो है ना इसमें दिया रहता है, और उसी को हम लोगों को देखना है। ठीक है। देखते हैं इन चीज़ों को हम लोग। अब बात ये आया सबसे इम्पोर्टेंट कि निर्देशांक ज्यामिति का आवश्यकता क्यों है, बताओ। आंकड़े को प्रस्तुत करने के लिए जो सबसे इसका मूलभूत आवश्यकता है वो यह है कि हम लोग जगह में रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जगह हैं, स्थान हैं, और हमको हमेशा ज़रूरत पड़ता है किसी न किसी चीज़ का स्थान बताने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी स्थान हैं उन सारा स्थान का अपना एक क्या हो, यूनिक, अद्वितीय नंबर हो, जिससे हमको उस बिंदु अथवा उस स्थान का पता चले। एग्जाम्पल के लिए कि हम लोग क्लास में मान लो कि अगर 50-60 बच्चा है तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि सबका नाम क्या हो, अलग अलग हो, तभी जाके हम किसी से बात कर सकते हैं। अगर गलती से सबका नाम सेम हो गया, जो कि होता है, कभी कभार एक दो लोगों का नाम सेम हो जाता है, तो फिर वो कितना उसमें हम लोग हंसी मजाक और ये सब करते हैं, उस पे लेके करते हैं ना, बुलाते हैं किसी को, सुनता है कोई और, तो ये सारा हम लोग वहाँ पे हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं अगर ऐसा चीज हो जाता है तो। तो इसी प्रकार से जो मेन एक गणित का जो एक समस्या रहा है, शुरुआत का मतलब कि रहता था वो ये रहता था कि जब भी जो हमारा जगह है उस जगह जगह किस चीज से मिलके बना हुआ है अंततः, जो सबसे छोटी इकाई होती है ज्यामिति की वो क्या होती है, बिंदु। सबसे छोटी इकाई बिंदु होती है। फिर बिंदु जब एक ये में मिलता है तो बिंदु से क्या बनता है, रेखा बनता है, ठीक है, एक बिंदु होता है। और जब बहुत ज्यादा बिंदु एक साथ अगर सीधा बन गया तो सरल रेखा, आधा तिरछा ये हो गया तो कोई भी लाइन बन सकता है, जैसे कि ये हो गया, वक्र रेखा भी बन सकता है। और जब इन्हीं बहुत सारे लाइंस को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है, पृष्ठ बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं, तो पृष्ठ बनता है। यह भी किसी प्रकार का हो सकता है पृष्ठ। और जब पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ रख देते हैं तो क्या बनता है, आयतन, ठीक है, आयतन वाला 3D जिसको बोलते हैं, है ना। तो आयतन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये हमने पहले भी देख रखा है। तो यहाँ पे जो मूल चीज शुरू हुआ तो जो ये था बिंदु, इसको हम लोग जीरो डी बोलते हैं, जीरो डायमेंशन अथवा इकाई। एक डायमेंशन विमा बोला जाता है, इकाई नहीं विमा। डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं विमा। तो जो बिंदु है ना, बिंदु में कोई विमा नहीं है, ठीक है। 1D, ये जो लाइन है ना, लाइन को हम लोग 1D बोलते हैं कि इसमें विमा तो है, और कितना विमा है, सिर्फ एक। और पृष्ठ में कितना विमा होता है, दो विमा होता है। और आयतन जो कि दुनिया है, दुनिया में वास्तविक रूप में तो 3D ही होता है ना। 2D, 0D, 1D, इनका कोई अस्तित्व नहीं है रियल लाइफ में, अगर हम दुनिया में देखेंगे तो। ये सब काल्पनिक चीजें हैं जिनका हम मदद लेते हैं ताकि हम कहाँ तक पहुंच सकें, 3D तक। ठीक है, तो 3D को डायरेक्ट समझने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, तो हम लोग डायरेक्ट 3D को ना समझ के शुरू से शुरू करते हैं। तो ये तीन
तरह का ये चीज हो गया अपना, लास्ट में 3D हो गया। अब गणित, दुनिया तो 3D ही है, लेकिन गणित अगर हम देखते हैं तो गणित में 3D से आगे भी जाता है। 4D, 5D, 6D कुछ भी हो सकता है। गणित कहीं पे रुकता नहीं है, ठीक है। तो 0D से शुरू होकर आगे भी जाता है। उसका फोटो नहीं बन सकता है आसानी से, ठीक है। 3D तक समझ में आता है, उसके आगे का मुश्किल हो जाता है उसको समझना थोड़ा सा, लेकिन जाता है। ये चीज है। इसका एक थ्योरी रहता है, सिद्धांत रहता है, वो बाद में पता चलता है। तो अगला जो इसमें हम लोग का पॉइंट ये हो गया कि जब भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब हमारा काम है कि हर, मान लो कि 0D दुनिया होती, मतलब कि दुनिया एक सिर्फ एक बिंदु होता है, तो कोई दिक्कत होता क्या? एक ही बिंदु है, एक ही है, क्या नाम दे नाम ना दे, एक ही तो चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है तो फिर क्या ही है। लेकिन हो जाती है समस्या खड़ी कब? जब यही एक चीज बहुत अलग 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 रूपों में बंटना शुरू हो गया। जैसे कि यहाँ पे 1D अपना एक लाइन बना हुआ है। अब जो 1D एक लाइन बना हुआ है, तो इस लाइन में क्या है? इस लाइन में ये है कि चीजें कैसी हैं, बहुत सारा बिंदु एक साथ है ना। अब हर बिंदु को अपना एक नाम देना है, तो कैसे होगा? कैसे हर बिंदु को अपना एक नाम देंगे? मुश्किल है। हर बिंदु को अपना एक नाम देना आवश्यक है ना। तो उसके लिए क्या किया गया कि जो नंबर लाइन हम लोग पढ़े हैं, तो नंबर लाइन में यही तो होता है रियल नंबर में, कि बीच में जीरो हो जाता है और जीरो के आगे हम लोग 1 2 शुरू कर देते हैं। इधर में -1 -2 शुरू कर देते हैं, -3 शुरू कर देते हैं। तो हर बिंदु को अपना अपना नाम नहीं मिल गया? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। इसके बीच का मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है कोई ए, तो इसका नाम क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। हाँ, 1.5 होगा, एकदम एग्जैक्टली बीच में होगा तो 1.5 होगा। आगे पीछे होगा तो भी मिल सकता है। हम लोग को पता है ना कि परिमेय संख्या जो होता है नंबर लाइन पे, हर दो पॉइंट के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत। तो कहने का मतलब वही है कि हम, कि किसी भी अगर दो ये कर देते हैं तो उनके बीच में अनंत बिंदु हैं कि नहीं? और इसीलिए अनंत बिंदु है तो अनंत परिमेय संख्याएं भी हैं, है ना। लेकिन ये बात तो हो गया ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सबके लिए एक यूनिक नाम दे दिए कि नहीं दे दिए? दे दिए ना। अब किसी बिंदु को, मतलब ऐसा, इसमें एक लाइन में ऐसा समस्या है क्या कि एक बिंदु और दूसरा बिंदु का नाम सेम होगा किसी कीमत पर? नहीं पॉसिबल है। हर बिंदु का अपना अपना नाम मिल गया, ठीक है, अलग अलग होगा। अब इसमें दिक्कत कहाँ पे आता है? इसका मतलब तो ये हो गया कि एक लाइन से एक बिंदु का तो काम हो गया, लेकिन मान ले कि यहाँ पे कि जीरो के जो ऊपर में, जस्ट ऊपर में मैंने एक बिंदु ले लिया, ये है बी, तो इसका नाम क्या दिया जाएगा? ये क्लियर है इस एक लाइन वाला रेखा से? नहीं ना। इससे क्लियर नहीं है, क्योंकि ये लाइन, ये जो बिंदु है ये इस सरल रेखा पर स्थित नहीं है। यानी कि अगर सरल रेखा पर स्थित रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका अलग अलग नाम मिल जाएगा। लेकिन अगर सरल रेखा से बाहर हो गया तो समस्या हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि सबको मिल ही जाए, नाम मिल जाए। यानी कि सरल रेखा से बाहर बहुत सारा बिंदु है। और ये जो हमारा प्लेन है, ये प्लेन किस चीज को दिखा रहा है? पृष्ठ को दिखा रहा है कि 3D को दिखा रहा है? पृष्ठ को दिखा रहा है ना, पृष्ठ को दिखा रहा है। हेलो। हम्म। तो ये जो लाइन है किस चीज को दिखा रहा है? पृष्ठ को दिखा रहा है। तो अब पृष्ठ में ही समस्या आ गया। क्या समस्या आ गया? कि पृष्ठ में स्थित अन्य बिंदुओं को हम नाम नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ किसको नाम दे पाए? इस लाइन पर स्थित, है ना। तो हम पृष्ठ के अन्य बिंदुओं को लाइन नाम दे पाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर? एक और खींचना पड़ेगा लाइन, ठीक है। ये हो गया। और एक ऐसा लाइन एक और बना देते हैं। तो ये एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष हो गया अपना? वाई अक्ष।
अब हम किसी बिंदु को भी नाम दे सकते हैं कि नहीं पृष्ठ में का। और सबका अलग अलग होगा कि कहीं सेम भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ए है, ए का नाम क्या होगा? 2,2 होगा। सिंपल है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने एक और पॉइंट ले लिया। यहाँ पर बी, इसका नाम क्या होगा? 3,1। तो यानी कि यही हो गया ना अपने यहाँ पे कि हमने हर बिंदु को अलग अलग नाम देना शुरू कर दिया, है ना। अब कोई भी इस पृष्ठ में का मतलब कि देखो, दो ही लाइन से हम अब इस पृष्ठ में का किसी भी बिंदु का अपना अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है। और किसी का नाम, किसी दो बिंदु का नाम सेम नहीं होगा। सबका नाम क्या होगा? एक प्रकार से अलग अलग होगा। ये है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। तो जबकि अब हम लोग को ये पता चल गया, और ये हम लोग को पता है कि ये सारा नाम देने के पीछे हमने एक कल्पना कर रखा है। क्या कल्पना कर रखा है? हमने सबसे इम्पोर्टेंटली जो मूल बिंदु है उसका हमने क्या नाम देके रखा हुआ है? 0,0। अगर हम इसको ही एक नाम न दिए होते हैं तो क्या इन सबको नाम मिल पाता? नहीं। यानी कि सबका नाम किस पर आधारित है? मूल बिंदु के नाम पर, है ना। तो मूल बिंदु का नाम देना बहुत जरूरी है। उसी से हमारा फिर हम सबको नाम दे पा रहे हैं, है ना। इसके बाद हम लोग को पता है कि एक्स निर्देशांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भुज, है ना। एक्स निर्देशांक को भुज बोलते हैं और वाई निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो भुज कहाँ से दूरी को दिखाता है? वाई से दूरी को दिखाता है। यानी कि एक्स निर्देशांक जिसको हम लोग भुज बोलते हैं, वो वाई अक्ष से दूरी को दिखाता है। और वाई निर्देशांक जिसको हम कोटि बोलते हैं, वो एक्स अक्ष से दूरी को दिखाता है ना। ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग को, हमने पहले भी सब चीज देख रखा है ना। हाँ, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख रखा है। दूसरा हम लोगों ने ये भी देख रखा था कि जैसे कि इसमें मैं अगर यहाँ पे ऐसे लाइन खींच रहा हूँ तो इस लाइन में क्या चीज बदल रहा है और क्या चीज नहीं बदल रहा है? भुज बदल रहा है कि कोटि बदल रहा है? भुज बदल रहा है और कोटि फिक्स है ना। कोटि फिक्स है। क्योंकि अगर हम लोग इसका मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई 4 देंगे तो इसका वाई अक्ष तो हमेशा 4 रहेगा ना। 1,4, 2,4, 3,4। यानी कि इसमें भुज तो बदल रहा है। जैसे जैसे हम आगे पीछे होंगे तो आगे पीछे होने से क्या बदलता है? भुज बदलता है। और ऊपर नीचे होने से क्या बदलता है? कोटि बदलता है ना। अगर हम वाई अक्ष के समानांतर चलेंगे तो तब कोटि बदलेगा। और एक्स अक्ष के समानांतर चलेंगे तो भुज बदलेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे चलना शुरू कर दें इसमें, तो क्या कौन बदलेगा? भुज और कोटि दोनों बदलेगा। तो हम जो ये गति कर रहे हैं ना, ये गति भी हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए ग्राफ में। कि जब हम कोई लाइन खींच रहे हैं तो किसी लाइन में क्या चीज बदल रहा है ना। ठीक है। ठीक है। तो जो ये है ना, ये अपना निर्देशांक जो अक्ष है, ये जो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं किस चीज के लिए? तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं हमेशा इसमें अलग अलग तरह के ग्राफ को बनाने के लिए। ठीक है। सरल रेखा, परवलय, भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राफ बनते हैं। वो जब जब जैसा जैसा आएगा ना तो उस प्रकार का हम लोग ग्राफ इसमें बना बना के देखेंगे। लेकिन अभी अपना काम क्या है मेनली? अभी अपना काम है, शुरुआत करने वाले हैं हम लोग दूरी सूत्र से। कि हमको दूरी पता करना है किसी दो बिंदु का, और उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे दूरी सूत्र के बारे में देखना चाहते हैं। अगर मान लो कि एक
विमा वाला चीज रहता तो उसमें दूरी का पता करना आसान होता ना। मान लेते हैं कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। मान लेते हैं कि ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। ए और बी के बीच में कितनी दूरी है? हैंड रेज 5 है ना? आसान है एकदम। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 ही दूरी है इसमें ए और बी के बीच में। तो ये हम लोग के लिए कितना आसान है इसमें बता पाना, है ना? तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि ऐसे ही हमको दो बिंदु के बीच में दूरी बताना है, लेकिन वो दोनों बिंदु एक विमा में न रह के कहाँ पे रहेगा? द्विविमीय, यानी कि एक्स वाई सिस्टम में रहेगा, है ना? तो जब एक्स वाई सिस्टम में रहेगा तो फिर हम दूरी का पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो इसमें दिमाग लगाने से पहले जो सबसे आसान चीज होता है उस चीज के बारे में पता कर लेते हैं। हम लोगों को पता है एक चीज क्या होता है। हम लोग को त्रिभुज के बारे में मालूम है ना? और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कि अगर समकोण त्रिभुज में हमको आधार का और लंब का मालूम है तो हम लोग कर्ण का पता कर सकते हैं ना? मान लेते हैं कि ये हाइट हो गया जिसको हम लोग एच बोल देते हैं, और ये आधार हो गया जिसको बी बोल देते हैं। तो यहाँ पे कर्ण क्या आ जाता है? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना? तो ये हम लोगों को पता है, तो इसी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे जो चीजें हैं ना उसको हम लोग निकालेंगे। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए हम लोग यही काम करने वाले हैं। उस चीज को हम लोग देखते हैं कि वो कैसे निकलता है, कैसे काम ये होता है, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान देना, देखना तुम लोग कि हमारे पास एक ग्राफ रहेगा। एक ग्राफ बना देते हैं। इसमें यहाँ पे है अपना 0 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये अभी इधर चला गया ना, इसको यहाँ कर देते हैं। और फिर इधर में 0 1 2 3, फिर से यहाँ चला गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना? हाँ। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे ये करना है काम कि इसमें हम एक जस्ट दो बिंदु ले लेते हैं। कोई भी दो बिंदु ले लेंगे तो हम लोग का काम तो हालांकि हो ही जाएगा, लेकिन आसानी के लिए 6 7 8 तक ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि है अपना 4,6 पर, वो रहेगा अपना P। 4,6 पर रहेगा। तो ये P यहाँ पे हो गया, ठीक है? ये अपना P है। इसका निर्देशांक कितना है? 4,6। और दूसरा एक हम और पॉइंट ले लेते हैं जो कि यहाँ पे है, और इसका निर्देशांक रहेगा 6,8। हो जाएगा ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका नाम दे देते हैं हम लोग Q। अब हमको क्या करना है कि इन्हीं दोनों के बीच का दूरी निकालना है कि ये दूरी कितना होगा। कैसे निकालेंगे? कि इन दोनों के बीच का दूरी कितना है। तो इसको डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे कैसे ये निकलेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो P है इसमें नीचे ऐसे ऐसे खींच सकते हैं लाइन ना। इसकी लंबाई कितनी होगी? 6 होगा, है ना? क्योंकि एक अक्ष से दूरी कौन बताता है? भुज कोटि बताता है। तो इसका लंबाई 6 है तो ये 6 हो गया। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 8 होगी, ठीक है? और नीचे जो है ना ये R बन गया मान लेते हैं, और यहाँ पे बन गया S। तो R का निर्देशांक कितना है? 4,0।
और एस का निर्देशांक कितना है? 6,0 है ना। तो ये हम लोग को पता चल गया। यहाँ पे ध्यान देना एक चीज कि मैं P से समानांतर मतलब कि एक शख्स के समानांतर मैंने एक लाइन खींचा, ठीक है। और जिस बिंदु पे कट हुआ उसका नाम मैंने दे दिया टी। टी का निर्देशांक बताओ तो क्या होगा? हैंड रेज करना है। टी का निर्देशांक कौन बताएगा? हैंड रेज। टी का निर्देशांक हैंड रेज करो। 6,6 हो जाएगा ना। ठीक है फिर तो। यानी कि चूंकि इधर से समानांतर आया हुआ है, ठीक है, तो समानांतर आया हुआ है तो जो ऊंचाई पी का है वही ऊंचाई किसका होगा? टी का होगा। जितना ऊंचाई पी ने लेकर रखा है उतना ही ऊंचाई होगा ना, 6। और फिर इसके बाद क्या होगा? 6,6 ही होगा। अब हमारा ये जो हो गया, हमने एक शख्स से दूरी देख लिया, 6 हो गया। पहले हमने देख लिया वाई अक्ष से पहले दूरी रख लिया तो 6 हो गया। अब एक शख्स से भी दूरी देखेंगे तो भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो दोनों हो गया अपना 6,6। तो अब बताओ तो मेरे को, ये दूरी कितना हो गया यहाँ पे? ये वाला दूरी 2 हो गया। हो गया ना। और ये दूरी कितना हो गया यहाँ पे जो कि क्यूटी है, क्यूटी? ये भी 2 हो गया। तो अब हम लोग इसका दूरी निकाल सकते हैं पी क्यू का। कितना हो जाएगा? √8। तो समझ में आ गया कैसे दूरी निकाल रहे हैं? यानी कि हम किसी भी चीज का ग्राफ में देख के ऐसे ही दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यही तरीका हो गया। बोलो। ये होता है ना ऐसे, हम लोग जो पढ़े हुए हैं ऐसे इसमें। अगर ये एक्स है ये वाई है, तो कर्ण का क्या होता है? x² प्लस y²। समझ में आ गया? तो वहां से ये आ गया √8। ठीक है ना। तो हमने जो है यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमने जो ये बनाया, तो अगर हमको ऐसे अब कोई दो पॉइंट रेंडमली दे के देगा तो हम आसानी से इसको तो कैलकुलेट कर ही लेंगे। बस हमको ऐसे लाइन खींचना है, हमको ये देखना है कि आधार कितना है, तो दोनों हमको ये पता ही है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसी चीज में एक्स वाई के टर्म्स में लिख देते हैं। मान लो कि पी का निर्देशांक क्या हो गया? x1 y1। और क्यू का निर्देशांक हम क्या लिख देते हैं? x2 y2। तो ये बताओ इसका नीचे का जो हमारा है पीटी, पीटी का लंबाई क्या होगा? पीटी का लंबाई नहीं, पीटी का लंबाई ऐसे 2 होगा। लेकिन हमको अगर पीटी का लंबाई निकालना है तो हमको किसमें से किसको घटा रहे हैं? x2 माइनस x1। समझ में आया? पीटी का लंबाई होगा ना x2 माइनस x1 ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। सिंपल सा चीज है। पीटी का जो लंबाई होगा हमेशा x2 माइनस x1 ही होगा। यानी कि पीटी का हमको लंबाई पता करना है तो x2 माइनस x1 पता कर लेना है। और क्यूटी का लंबाई कितना होगा यहाँ से? y2 माइनस y1। ये दिख रहा है सबको कि इसमें कोई डाउट है? दिख रहा है ना। मतलब कि सीधे ऊंचाई ही तो है, तो हमको ऊंचाई एक का ऊंचाई ऊपर वाला ऊंचाई y2 है और नीचे वाला ऊंचाई y1 है। पीटी के लिए हमको क्यूटी के लिए जब निकालना है तो, और क्यूटी के लिए हमने क्या कर दिया? y2 माइनस y1 आ गया। और जब दोनों का लंबाई आ गया तो हम पी क्यू का लंबाई क्या लिखेंगे, यानी कि दूरी क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का। तो ये दूरी सूत्र नहीं हो गया? तो यही तुम लोगों को याद रखना होता है कि ये हुए है अपना क्या चीज? दूरी सूत्र। इसमें कोई डाउट?
अब ध्यान दो, इसमें हालांकि हम लोग को ऐसे ऐसे कंफ्यूजन होगा। अब मैं इसी ग्राफ में एक दो और एग्जांपल लेता हूं, तो तुम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताना। इस फॉर्मूला को लगा के देखो तो सेम उत्तर आ रहा है क्या? उसके लिए ऊपर वाला के लिए ही सेम आ जाना चाहिए, x2 माइनस एक्स वन करके अगर तुम लोग करोगी ना तो सेम उत्तर आएगा। आ रहा है ना सेम उत्तर? जो हमने अभी कर रखा है वही उत्तर सेम आएगा। ठीक है, अंडर रूट 8 ही आएगा उस फॉर्मूला से भी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब मैं जस्ट एग्जांपल एक और शो करना चाहता हूं, इसलिए ताकि तुम लोग का दिमाग और इसमें क्लियरली सोच पाए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि एक और पॉइंट लेना है इसमें। मान लेते हैं कि हमें अब निकालना है फिर से दूरी, और दूरी निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। इधर मैं -1, -2, -3 कर दिया। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा? ये कहाँ से? हाँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लो कि कितना हो जाएगा, 3 कोमा -3 कोमा 5 होगा ना? ठीक है, तो इसको हमने ए बोल दिया। और इधर में मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट का क्या होगा? 3,2 होगा, तो इसको मैंने बी बोल दिया। अब हमको इनके बीच का दूरी निकालना है, बताओ क्या आएगा दूरी? जो बताए बना के हैंड रेज करेगा। पहले तो फॉर्मूला से ही बता दो तुरंत। बन रहा है ना, कि कोई डाउट आ रहा है? और किसी का आया क्या? ध्यान देना है, घबराना नहीं है। नहीं समझ में आएगा, मेहनत करेंगे लोग, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज है। धीरे धीरे दिमाग लगाएंगे लोग, सब समझ में आने लगेगा। दिमाग खोल के बस रखना है। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछने का प्रयास करना है। आ गया? इसमें किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, जरूरी है क्या कि एक को ही x1 x2 मानेंगे? कोई जरूरी नहीं है। इसमें से हम जिसमें मर्जी उसे हम x1 x2 मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं कि इसको ही x1 x2 मान लेता हूं। x1 x2 नहीं, x1 y1। और इसको फिर हम क्या मानेंगे, x2 y2। और अपना फॉर्मूला क्या बोलता है कि हमारा फॉर्मूला बोलता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ x2 माइनस x1 का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा ना? x2 में से x1 को घटा देंगे, तो यानी कि x2 पहले से है अपना -3, और इधर भी कर देंगे -3, हो जाएगा ना? और y2 माइनस y1 कितना आएगा? 3। तो छछा के 36, नहीं छछा के 36 के 3 3, हाँ 6 हो जाएगा, छछा के 36, और 5 में से 2 गया तो 3, तीसरी का 9। तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 45। तो यानी कि दूरी कितना हो गया इनके बीच का? अंडर रूट 45। ये बताओ x1 मतलब कि ए और बी का क्षैतिज दूरी कितना है? क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी पता चलता है ना, किसको बोलते हैं?
6 है। जो x2 माइनस x1 कर रहे हैं वही तो क्षैतिज दूरी है ना। और ध्यान दो कितना मतलब कि ये बढ़िया चीज है। इस चीज को ध्यान देना है कि जो हम 6 कर रहे हैं कितना अच्छा चीज है कि घटाने से ही दूरी पता चल जा रहा है, चल जा रहा है ना। मतलब कि इधर रहे या उधर रहे कोई फर्क पड़ता है क्या। अगर दोनों एक साइड होता तो घटाते तो क्या हो जाता, वैल्यू कम हो जाता ना। और अगर दोनों लाइन उल्टा साइड है तो घटाने पे वैल्यू क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, मतलब कि जुड़ जा रहा है ना। तो हमारा ये जैसे ये क्षैतिज देखें तो ये इतना आ गया और ऊर्ध्वाधर दूरी कितना है, 3 है। 5 में से 2 घटा देंगे 3, तो ये ऊर्ध्वाधर दूरी हो गया। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं बना करके, जैसे ऊपर में हमने ग्राफ बनाया था लाइन से। ध्यान से एकदम देखना है, नहीं समझ में आएगा पूछना है कि लाइन क्यों खींच रहे हैं, कैसे खींच रहे हैं। जो भी दिमाग में उल्टा पुल्टा सवाल आता है उस सवाल को ही पूछने से सॉल्यूशन मिलता है। देखो किसी को सॉल्यूशन डायरेक्ट समझ में आता नहीं है। सॉल्यूशन समझ में आने का मतलब ये होता है कि दिमाग में आ रहे हैं जितने भी निगेटिव प्रश्न है उसको क्या करना है, समझ करके हटाना। फिर जाके हमको असली सॉल्यूशन मिलता है, जैसे हम लोग क्या सेंटीमीटर में होगा ये पता कैसे चलेगा हमको, जब हमको ये पहले से मैंने बताया होता कि ये सेंटीमीटर है ना। तो मैंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है ना। हाँ तो नहीं बताया है तो इसको जनरल बोल सकते हैं। तो गणित में ना इसको क्या बोला जाता है, इकाई। क्या बोला जाता है, इकाई। एक इकाई, दो इकाई ऐसे करके रखा जाता है। इसी चीज को जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ना शुरू करेंगे तो अगर दूरी का बात होगा तो सेंटीमीटर। और हमेशा ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ये दूरी दूरी को ही दिखाए, है ना। जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो क्या हमेशा जरूरी है कि एक्स और वाई अक्ष दूरी को ही दिखाएगा। हम लोग देखते थे ना कि वाई अक्ष कभी चाल बन जाता था, कभी त्वरण बन जाता था, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ग्राफ समझ रहे हैं, पॉइंट्स के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो पॉइंट्स हैं सिर्फ दूरी को ही बताएंगे। हम तो दूरी इसलिए यहाँ पे रखा गया है क्योंकि दूरी सबसे आसान है, छोटा चीज है ना। लेकिन फिजिक्स में जब ग्राफ का प्रयोग करना होगा तो एक्स अक्ष फिर कोई ना कोई दूसरा रूप पकड़ लेगा, वाई अक्ष कोई अपना रूप पकड़ लेगा। एक्स अक्ष पे कभी समय आ जाएगा तो कभी वाई अक्ष पे कुछ आ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा दूरी ही रहेंगे। अभी हम लोग दूरी के रूप में बात कर रहे हैं कि इनके बीच का दूरी ये है और दूरी हमेशा यही बताएं, ये भी जरूरी नहीं है। वो जब आगे आते जाएगा ना तो पता चलते जाएगा उन सारी चीजों के बारे में। ठीक है। तो हमको फिर से ऊपर में जैसे ग्राफ बनाए थे ना वैसे ही ग्राफ बनाना है। तो जब ए को हम लोग नीचे गिराएंगे तो ये किस पे जाके कट करेगा, यहीं पे कट करेगा ना। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी। तो पी का निर्देशांक क्या होगा, -3,0। और यहाँ पे जब हम लोग ये बी वाला है इसको भी नीचे गिराएंगे तो ये 3 पे कट करेगा ना, तो 3,0 हो जाएगा ना। अब हमको दूरी निकालना है तो दूरी निकालने के लिए हमको किसके बीच का दूरी निकालना है, ये तो हमें पहले से पता है कि हमको ए से लेके बी के बीच का दूरी निकालना है। अब जो है हम बी से लंब डालेंगे किस पर, ए और पी लाइन पर। ए और पी जो लाइन है उस पे लंब डालेंगे। जैसे ऊपर में हमने क्या किया था, हमने पी से लंब डाला था किस पे, क्यू और एस पर। तो जब क्यू और एस पे लंब डाले थे तो पी जाके किस किस बिंदु पे कट कर दिया था, टी बिंदु पर, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बी बिंदु से लंब डालेंगे किस पर, एपी पर। और जहां पे कट करेगा उसका नाम होगा टी। तो ये दो है तो दो से होकर ही जाएगा, जाएगा ना। तो ये टी। अब बताओ टी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। सबसे पहले एक्स अक्ष से दूरी इसकी कितनी है, नहीं वाई अक्ष से। -3 हो जाएगा ना, तो -3,
2 हो जाएगा ना? -3, 2 हो जाएगा। क्योंकि जो -3 है ये किससे, वाई अक्ष से दूरी को एक्स में लिखते हैं, तो वाई अक्ष से दूरी कितना है? 3। तो 3 जो दूरी है और उल्टा साइड में है तो -3 कर दिए। और फिर एक्स अक्ष से दूरी को कोटि बोलते हैं, तो एक्स अक्ष से कितना दूरी है टी का? 2, है ना? तो उसको हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, तो दोनों चीज पता चल गया। अब बताओ बीटी कितना है, बीटी का लंबाई कितना है, बीटी? 6, है ना? इधर 3, 3 में से 3 कर देंगे 6 आ जाएगा। कितना बढ़िया चीज है, वही मैं बता रहा था कि 3 में से -3 करेंगे तो भी 6 आ जाएगा, और -3 में से वैसे घटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आ जाएगा ना दोनों तरीके से 6। मतलब कि देखो यहां से अगर हम x1 -x2 करेंगे तो क्या आएगा? 3 -3 क्या आएगा? 6 आएगा ना? और x2 -x1 करेंगे तो क्या आएगा? -3 तो -6 आएगा। तो केवल निगेटिव आ जाता है वैल्यू में, लेकिन कुल आंकड़ा तो 6 ही रहता है ना? और जब हम स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव अंदर में था कि पॉजिटिव था, कोई फर्क पड़ेगा? 6 का भी स्क्वायर कितना आएगा? 36। और -6 का भी स्क्वायर कितना आएगा? 36। तो दूरी सूत्र में जो हमने लिखा था ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर अथवा y2 - y1 का होल स्क्वायर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मतलब कि जो x2 - x1 किस प्रकार की दूरी को बता रहा है बताओ? x2 - x1 किस प्रकार की दूरी को बताता है? क्षैतिज दूरी को बताता है ना? क्योंकि x2 - x1 वाई अक्ष से दूरी को बताता है, तो वाई अक्ष से दूरी का मतलब क्षैतिज दूरी। और y2 - y1 किस चीज की दूरी को बताता है? ऊर्ध्वाधर दूरी को बताता है ना? ऊर्ध्वाधर दूरी को बताता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। वो ऊर्ध्वाधर को कैसे बताता पता है? क्योंकि ये एक शख्स से दूरी, तो एक शख्स से जितना ऊपर जाते हैं उसी को तो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं ना? और वही कोटि होता है, सिंपल सा चीज है। हाँ हाँ, हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ध्यान से सुनो लोग, डाउट जो होगा उसको पूछना, रिकॉर्डिंग में डाल भी दूंगा। हम्म। तो यहाँ पे हम लोग का जो है ऊर्ध्वाधर जो दूरी है ना, ये चीजें काम कर रही हैं। तो y2 और y1, इसी प्रकार से बताओ AT का दूरी कितना होगा? AT ऊर्ध्वाधर दूरी 3 होगा, सिंपल सा। तो हाँ, कैसे कर रहे हैं? 5 में से 2 घटा दिए तो 3 आ गया ना? अब जब पता चल गया कि 5 है और 3 है, तो अब तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, AT और B त्रिभुज में, AT और B में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर यानी कि छाछा का 36, और यहाँ पे ये स्क्वायर तितरी 3 का स्क्वायर, तो ये 45 यहाँ से भी आ गया ना? तो जो चीज नीचे था वही चीज ऊपर आ गया ना? तो इस प्रकार से दूरी निकालना क्लियर हुआ कि कैसे दूरी निकाला जा रहा है? और किसी भी निर्देशांक में रहेगा तो भी दूरी निकाल सकते हैं। 7 चैप्टर है, 7th निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना? हम्म। तो हम लोग को दूरी कैसे निकालते हैं ये यहाँ तक से अपना क्लियर हो गया होगा। दूरी, और हमेशा दूरी के लिए दो ही बिंदु चाहिए। क्या एक बिंदु से दूरी निकाला जा सकता है? नहीं, एक बिंदु से दूरी का कोई मतलब नहीं हुआ। दो बिंदु से ही एक यूनिक दूरी निकल सकता है, और 3 बिंदु कर देंगे तो ज्यादा दूरी बन जाएगा, है ना? किसके किसके बीच का दूरी। ठीक है ना? तो ये हो गया अपना दूरी सूत्र। इसी को हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं।
तो जो दूरी सूत्र के लिए जो हमने बात किया, एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं। दूरी सूत्र, तो दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आपने सूत्र निकाला? डिस्टेंस इक्वल टू हमने सूत्र निकाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने ये भी देखा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का, इससे भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हम इसको ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किए और यहाँ पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दिए। कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ऊपर के एग्जाम्पल से ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। यद्यपि सबसे ज्यादा कौन चलता है? ऊपर वाला, है ना? तो ये दूरी निकालने का बात हो गया। ठीक है। अब जैसे कि और हम लोग एक सिंपल सा ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, मैं ऐसे ही, ये 1 2 3 4 5, ये 1, ये 2, यहाँ पे दो बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया कितना, 2 2, और ये बिंदु कितना हो गया, 5 2। इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा? √9। तीन होगा ना? इसमें तो वाई अक्ष तो है भी नहीं, ऊर्ध्वाधर दूरी है ही नहीं, सिर्फ कौन सा दूरी है, क्षैतिज दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। ऊर्ध्वाधर दूरी कब होता है? जब किसमें अंतर हो? वाई में अंतर रहता है तभी जाके ऊर्ध्वाधर दूरी बनेगा। तो वाई तो दोनों दो है इसमें, तो ऊर्ध्वाधर दूरी तो बनेगा नहीं। तो सिर्फ कौन सा दूरी बनेगा इसमें? क्षैतिज दूरी बनेगा। तो क्षैतिज दूरी बनेगा तो ये 2 है और ये 5 है। तो जो इतना दूरी था 5 था, और इतना दूरी था वो 2 था। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया, है ना? और क्या इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत उत्तर आ जाएगा कि फॉर्मूला इसमें सही उत्तर देगा? हाँ, क्योंकि फॉर्मूला में जब करेंगे ना तो ऊर्ध्वाधर वाला में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2 माइनस 2 करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि ऊंचाई तो है नहीं। तो अगर सेम ऊंचाई रहेगा तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो फॉर्मूला से भी उत्तर आ जाएगा, और आंखों देखा हाल भी पता चल रहा है ना? तो ऐसा ऐसा केस में तो दूरी आंख से ही हम लोग देख के बताएंगे। अगर कोई चीज समानांतर है और दोनों पॉइंट है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन स्टिल हम लोग पहले देखेंगे कि हमको फॉर्मूला का प्रयोग करने तो सही से आ रहा है ना? तो ये उस चीज के लिए जरूरी है। तो इसके आधार पे 7.1 में ना बहुत क्वेश्चन है, और तुम लोगों को उसको पूरा बनाना है 7.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है ना? उसको तुम लोग बनाना 7.1 में जितना भी क्वेश्चन है। हाँ इसमें, हाँ उसको बनाना, और जो डाउट होगा उसको कल पूछना होगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, और मैं इसमें का कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि त्रिभुज बनाने के लिए कुल कितने बिंदु चाहिए? 3 बिंदु चाहिए। और त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदु चाहिए, ये हमें पॉइंट पता है। तो हमको ये देखना है त्रिभुज बनाने के लिए कि 3 बिंदु हमें दिए गए हैं। ठीक है ना? एक 3 बिंदु हमें दिए गए हैं, और हमें तीनों बिंदुओं से त्रिभुज के तीनों भुजाओं का दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो तीनों बिंदुओं से तीनों का दूरी निकाल सकते हैं। त्रिभुज को ग्राफ में अच्छे से दिखा भी सकते हैं ना? दिखाया भी जा सकता है, तो उसको दिखा लेंगे।
और ये अपना बन जाएगा चीज पूरा। ठीक है। एक और चीज ध्यान देना इसमें, जो दूसरा बात है, एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, हमको अगर ये पता करना है कि तीन बिंदु एक ही लाइन में है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे? और एक्स और वाई वाला लाइन में नहीं हुआ तो फिर भी तो तीनों एक ही लाइन में हो सकता है ना। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो, सोचना है बहुत अच्छे से। ठीक है ना? अगर तीन बिंदु है, अगर अगर ऐसा रहता कि एक दो तीन, तो हमको पता है कि ये तीनों में क्या चीज बराबर होगा? वाई बराबर होगा, क्योंकि तीनों का दूरी जो है एक शख्स से क्या है, समान है। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग वाई अक्ष के समानांतर भी खींच देंगे तो भी हमको आसानी से पता चल जाएगा ना। तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि दूरी समान है। लेकिन मान लो कि कोई ऐसे आके कर दिया, अब कोई बोलेगा कि बताओ कैसे पता चलेगा कि तीन बिंदु एक ही लाइन में है? इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग अगर तीन बिंदु दिया है तो तीन बिंदु से तुम लोग कितना दूरी निकाल सकती हो, ये बताओ। कई को दूरी? तीन दूरी निकाल सकते हैं ना, दो कैसे, तीन ना। तीन बिंदु से हमेशा तीन दूरी निकाला जा सकता है, क्या जैसे कि तीन बिंदु है, तीन बिंदु त्रिभुज बनाएंगे, और एक प्रकार से त्रिभुज के तीनों भुजाओं की दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि ए बी हो गया, यहाँ से हमने नाम दे दिया कि x1 y1, बी हो गया x2 y2, और सी क्या हो गया, x3 y3। तो हम जब ए बी निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से, फिर बी सी भी निकाल सकते हैं, और फिर एसी भी निकाल सकते हैं। इसमें बताओ, क्या जो हमने दूरी निकाला त्रिभुज में, ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या एसी के बराबर आ जाएगा? आ जाएगा इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में ए बी और बी सी की दूरी को जोड़ेंगे तो क्या एसी के बराबर आ जाएगा? देख के भी पता चल रहा है ना कि ए बी और एसी दोनों को जोड़ देंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ए बी इतना लंबा खुद है, और ये हो गया बी सी इतना लंबा। इतना लंबा एक साथ हो गया दोनों को जोड़ेंगे तो। और एसी सिर्फ कितना है, मतलब कि उल्टा कर दिए क्या? हाँ ठीक है, कोई नहीं, मतलब कि दो भुजा हो गया। ठीक है। और ये सिर्फ इतना है, तो दोनों में से कौन ज्यादा लंबा है, दोनों काला वाला मिला के ज्यादा लंबा है कि केवल ग्रीन वाला? काला वाला ज्यादा लंबा है। तो मतलब जोड़ने पे बराबर तो नहीं आएगा ना, दो भुजा जोड़ देंगे तो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए बी प्लस ए सी जोड़ेंगे तो क्या ये बी सी के बराबर आएगा? नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा ना। और तुम लोग को पता होगा, तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। हमेशा त्रिभुज बनेगा ही तभी जब दो भुजा को जोड़ें तो तीसरी जो बची हुई भुजा है उससे क्या हो, अधिक हो। अगर उससे कम हो गया तो त्रिभुज बन पाएगा क्या? कैसे बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। कि दो भुजा का जोड़ें और उसका योग तीसरी भुजा से भी कम हो गया, तब तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, है ना। हम्म। तो
और कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए, और बराबर भी हो जाएगा तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। बराबर हो जाएगा तो भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। जैसे कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें क्या एग्जाम्पल है देखो। इसमें तीन बिंदु हैं और तीनों बिंदु क्या हैं, एक रेखा में है ना। इसमें बताओ तो, अगर एक ही लाइन में है, इसमें भी तीन डिस्टेंस निकल सकता है ना, ए बी। ये हो गया ना ए बी, और ये हो गया बी सी, और ये कुल दूरी क्या हो गया, ए सी। अब इसमें ए सी बराबर हो जाएगा कि नहीं ए बी प्लस बी सी के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको तीन बिंदु दिया गया और तीनों बिंदु से हम लोग लाइन, तीनों दूरी निकाल देंगे, और तीनों दूरी निकाल करके जब हम देखेंगे तो हमको क्लियरली पता चल जाना चाहिए। क्या पता चल जाना चाहिए कि दो जो छोटा छोटा है अगर उसको जोड़ें, और जोड़ने पे वो तीसरा के बराबर आ गया। इसका मतलब इससे क्या प्रूफ होगा कि तीनों बिंदु कैसा था, समानांतर नहीं, बिंदु समानांतर नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं समरेखीय, एक ही लाइन में था। पता चला ना कैसे ये प्रूफ हुआ। यानी कि अगर दो, तीन बिंदु से हम लोग तीन दूरी निकाल सकते हैं, और अगर तीनों दूरी एक ही लाइन में आ गया तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि तीनों बिंदु का दूरी की था, क्या तीनों कैसा बिंदु था, संरेखीय, एक ही लाइन में था। समझ में आया ना। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है। और तीनों बिंदु से दूसरा पॉइंट ये भी निकाल के हम लोग देख सकते हैं कि तीन बिंदु से अगर तीन दूरी निकला, और जो दो को सबसे छोटा है उसको स्क्वायर कर देंगे और वो तीसरा के बराबर आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा ना। तीन बिंदु पे ना बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, और उस प्रकार का क्वेश्चन तुम लोग को किताब में मिलेगा, उसको बनाना है, ठीक है ना। हाँ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे भी, लेकिन खुद से बनाना है उसको। जो वहां पे नहीं समझ में आएगा उसको बताना है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं भी एक दो क्वेश्चन फिर बनवा दूंगा। तो 7.1 तक का है ये मेनली। तो अगर मान लेते हैं ऐसे ही एक त्रिभुज हुआ, और त्रिभुज में से हमने तीन भुजा निकाला, तो त्रिभुज का जो सबसे, जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, विकर्ण। विकर्ण होता है ना, कर्ण होता है, जो उसका कर्ण होता है, विकर्ण क्या उसको बोले, उसको कर्ण ही बोलते हैं कि कर्ण होता है। तो अगर हम लोग आधार का स्क्वायर करके और लंब का, यानी कि दो अगर छोटी भुजा है, तो हमने एक त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज का तीनों भुजा का लंबाई निकालें, और दो भुजाओं का स्क्वायर का रूट अगर तीसरी भुजा के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उन तीनों बिंदुओं से बना हुआ त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो ये दो गो इंपॉर्टेंट चीज हो गया तुम लोग के लिए। एक, तीन बिंदु अगर दिया है तो तीनों बिंदु से तीनों दूरी निकाल करके समकोण त्रिभुज का पता लगाना। और दूसरा किस चीज का पता लगाना कि तीनों बिंदु समरेखीय है कि नहीं। और ये सब चीज हम कैसे पता लगा पा रहे हैं, सिर्फ क्या करना है हमको, दूरी सूत्र निकाल करके दूरी का पता लगाना है कि नहीं। और कुछ करना है क्या इसमें, नहीं ना। तो एकदम ये आसान हो गया हम लोगों के लिए। तो ये काम करना है तुम लोगों को। एक और मतलब कि पॉइंट आता है, एक और क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। हालांकि ये दूसरा हो जाएगा थोड़ा सा, इसको तो फिर मैं बताऊंगा, तुम लोग को पता चलेगा ये। एक और क्वेश्चन है, एक एक बनाओ लोग, ठीक है। अभी के लिए जैसे कि थोड़ा सा सोचने के लिए मैं दे रहा हूँ कि इसमें क्या दिया गया है कि हमको एक बिंदु निकालना है, जिसको एक्स और वाई बोला जा रहा है। दो बिंदु दिया गया है अपने पास, दो बिंदु है। पहला बिंदु है कितना, 7,1, और दूसरा बिंदु क्या है अपने पास, 3,5। इसके बीच में कोई ना कोई बिंदु होगा ना,
एक ऐसा बिंदु बीच में एक ऐसा बिंदु निकालना है जो ये ए और बी दोनों से समान दूरी पर स्थित हो, है ना? क्या आएगा? सिर्फ चार आएगा? दो एक बिंदु को बताने के लिए दोनों चीज चाहिए होगा ना, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। 4 कोमा कैसे? ये समानांतर है क्या? ये लाइन मैंने समानांतर खींची है तो समानांतर है। ये समानांतर नहीं है, ये तो मैंने बस ऐसे लाइन खींचा हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये एक अक्ष के समानांतर है। इसको वास्तव में ग्राफ में खींचोगी तो ये समानांतर रहेगा। समानांतर एक अक्ष के समानांतर कब होता है? जब वाई कोटि क्या होता है दोनों का? इन दोनों के बीच का बिंदु बताना है जो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित हो। हालांकि थोड़ा सा ये तुम लोग के लिए अभी ये हो जाएगा, छोड़ भी सकते हो लोग, लेकिन फिर भी बता भी सकते हो। चलो, नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको बताएंगे। एक चीज हमको बताओ तुम लोग, जो हालांकि मैंने पहले ही बताया हुआ है। x = 5, ये एक रेखा को सोच दिखा सकता है ना कि ये एक रेखा है कि नहीं दिखा सकता है? तो ये रेखा किसके समानांतर होगा, एक्स अक्ष के कि वाई अक्ष के? एक्स अक्ष के समानांतर होगा। हाँ, और किसके समानांतर होगा? वाई अक्ष के समानांतर रहेगा, ठीक है। ऐसे बनेगा ये x = 5 है। इसका मतलब क्या है कि इस जो लाइन जो ब्लैक वाला बनाया, इसके हर कोई भी बिंदु ले लेंगे इस लाइन पर का, उसमें x का वैल्यू क्या आएगा? 5 रहेगा। और y का वैल्यू क्या होते रहेगा? बदलते रहेगा, है ना? 5, 6, 5, 1, यहाँ पे चले जाएंगे तो 5, 0, नीचे चले जाएंगे तो 5, -1, 5, -2 होगा ना? इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान से रखना है, दिमाग में रखना है कि जब भी x = कोई फिक्स नंबर आ जाएगा तो ये रेखा किसके समानांतर है? y अक्ष के, y अक्ष के पैरेलल है। इस लाइन पे किसका वैल्यू फिक्स फिक्स है? x का मतलब कि भुज, यानी कि भुज बराबर इसमें 5, ये फिक्स है। और कोटि बराबर नहीं पता, कुछ भी हो सकता है ना? कोटि कुछ भी हो सकता है। तो ये लाइन हमको पता होना चाहिए कि जब भी x = लाइन आएगा तो हमको कैसे खींचना है। इसी प्रकार से y बराबर भी कुछ कर देंगे तो उसका भी पता चल जाएगा ना कि y बराबर करने का मतलब क्या होगा कि वो लाइन किसके समानांतर है? x अक्ष के समानांतर है ना? वो लाइन x अक्ष के समानांतर है। उस पे किसका वैल्यू बदलेगा? अगर मैं मान लो कि y = -3 कर दिया तो किसका वैल्यू बदलेगा उस पे? x का। यानी कि x निर्देशांक बदलते रहेगा, ठीक है। यानी कि उसमें भुज बदलेगा और कोटि क्या हो जाएगा उसमें? कोटि वही रहेगा, है ना? तो ये सारा ना अपने कॉपी पे लिख लेना है अच्छे से, समझ में आ रहा है? कि मैं पढ़ाता हूँ तो सब कॉपी पे लिखती है लोग ना कि ऐसे ही बैठ जाती है? हाँ, ये नहीं कि मैंने कहीं बोला नहीं है तो कॉपी पे नहीं, ऐसे ही राम कहानी कथा चल रहा है और बस दिमाग में सुने जा रहे हैं, भजन चल रहा है, ऐसा नहीं ना? ठीक है, कोई भजन कीर्तन नहीं होता है। कॉपी लेके बैठना है और सब लिखते रहना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज को जल्दी जल्दी लिखते रहना है, एकदम हाथ दिमाग सब तेजी में चलाते रहना है, ठीक है ना?
जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऐसे ऐसे पॉइंटर्स आते हैं उसको कॉपी पे लिख लेना है, और फिर उस पे क्लास खत्म होने के बाद अगर नहीं समझ में आए तो उस पे दिमाग लगा के सोचना भी है। जो जो लिखे रहेंगे तभी तो उस पे सोचेंगे ना, लिखेंगे नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो लगेगा दिमाग को, फिर भ्रम हो जाएगा कि समझ में तो आ ही गया था। तो उसको भ्रम से दूर निकलने के लिए उसको पकड़ के रखना है। तो जो भी मैं चीजें बोलता हूँ उसको लिखना है, उसके उल्टा सोचने का कोशिश करना है। सोच सोच के भी उल्टा नहीं सोच पाए तब मानना है कि समझ में आ गया। ठीक है? नहीं तो ऐसे भ्रम में नहीं पड़ जाना है कि एक बार मैं बोल दिया तुम सुन लिए और लगे कि समझ में आ गया। नहीं आता है समझ में, किसी को नहीं समझ में आता है। इसको लिखना है, उसके उल्टा सोचने का 50 बार कोशिश करना है कि इसका उल्टा कुछ तो सोच ही लें। फिर भी अगर उल्टा नहीं सोच पा रहे हैं, तब समझ में अगर लग रहा है कि हाँ आ गया, तब जाकर समझ में आया, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना y = -3 लाइन का। तो इसमें क्या क्या चीज हम ऐसे ही लिखेंगे, तो ये होगा एक अक्ष के पैरेलल। दूसरा इसमें कोटि फिक्स होगा, कोटि का फिक्स होगा और वैल्यू कितना होगा -3। और भुज का पता नहीं, है ना? पता नहीं मतलब कि कुछ भी हो सकता है, पता नहीं का मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बदलते रहेगा, समानांतर रहेगा तो। क्योंकि हमने पहले ही पता है कि जब कोई चीज एक अक्ष के समानांतर होता है तो उसमें क्या चीज बदलता है, एक अक्ष के समानांतर में वही बदलता है। एक अक्ष के समानांतर में एक्स ही बदलता है। इसीलिए तो मैंने ये यहाँ पे लिखा है कि जो y = -3 है, ये एक्स अक्ष के समानांतर है और बदलेगा कौन, भुज, यानी कि एक्स निर्देशांक। तो जब एक्स अक्ष के समानांतर रहता है तो एक्स निर्देशांक ही बदलता है, वाई फिक्स हो जाता है ना? हाँ, तो ये समझ में आ गया। बार बार आदमी भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन जब उसका फोटो बनाते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो कम से कम उसको समझ के पकड़ लोगे लोग ना, तो कम से कम क्लियर हो जाएगा दिमाग में। फोटो बना के भी देख सकते हो, ये कर सकते हो। तो इन दोनों का डायग्राम बना के दिमाग में रख लेना है ना? हाँ, नहीं तो इसको बार बार भूल जाएंगे लोग। तो यहाँ पे जो मैंने इसे बनाया फोटो, ये अगर एक्स अक्ष के, वाई अक्ष के मैं समानांतर यहाँ पे y = -3 लाइन जो है ये किसके समानांतर है, एक्स अक्ष के। y = -3 जो लाइन है एक्स अक्ष के समानांतर है। ये ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक्स अक्ष के समानांतर हो गया और y का वैल्यू इसमें -3 रहेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो सकता है कि 3, -3। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 5, -3 लिख सकते हैं ना? इधर लिख सकते हैं -1, -3। तो इसमें हमेशा क्या बदल रहा है, भुज, भुज बदल रहा है। तो अगर एक शख्स के समानांतर है तो भुज बदलता है। ठीक है ना? और लाइन क्या है, y = -3। तो हमको ये एकदम आसान लाइन होता है, x = -5, y = -3, ये लाइन खींचने आना चाहिए। अगर ये लाइन खींचने नहीं आएगा तो मतलब ये बेसिक लाइन है, अगर यही नहीं खींचने आएगा तो कुछ नहीं खींचने आएगा। इसके आगे का फिर लाइन आता है, उस लाइन के बारे में मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। ये लाइन खींचने आ गया ना, कि ये लाइन हम लोग कैसे खींच सकते हैं। 5 मिनट अभी हम लोग ध्यान देंगे। एक और लाइन हमको खींचने सीखना है, और इस लाइन को खींचने का दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। एक्स इक्वल टू, किसी लाइन को खींचने के लिए क्या चाहिए बताओ, दो बिंदु चाहिए ना? तो x = 5 से दो बिंदु बनाना है, बताओ तो क्या क्या बनाओगे। x = 5 क्या बता रहा है, x = 5 यही बता रहा है ना कि x निर्देशांक को क्या रखना है, फिक्स रखना है। यानी कि x का वैल्यू फिक्स रहना चाहिए। y के बारे में तो इसने कुछ बोला नहीं, कोटि के बारे में इसने कुछ बोला नहीं, तो कोटि कुछ भी रख सकते हैं। तो x मैंने 5 रख दिया और कोटि मैंने 2 रख दिया। ऊपर में एक और बिंदु बनाते हैं, x मैंने 5 रख दिया और कोटि क्या रख दें, कुछ भी। मान लो कि यहाँ पे मैंने 10 रख दिया, तो दो बिंदु मिल गया ना, 5,2 और 5,10। अब इन दोनों बिंदुओं को मैं ग्राफ पे दिखा करके और मिला दूंगा, तो लाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा एक।
और वही लाइन ये होगा जो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, देखो तो इसी लाइन पर आएगा ना, 5,2 और 5,10, कि इससे कहीं अलग आएगा? इसी पर आएगा। इसी प्रकार से नीचे में भी ये चीज पॉसिबल है। y = -3 हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि कोटि तो भाई आपको -3 ही रखना है, भुज आपको जो मर्जी वो रख लीजिए, क्योंकि उस पे कोई कंडीशन दिया नहीं है। तो भुज हम कुछ भी रख लेंगे, मेरा मन किया -2, लेकिन इसमें मन नहीं चला सकते, -3 ही रखना पड़ेगा। y = -3 है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और रख सकते हैं, मान लेते हैं कि मैंने 8 रख लिया, लेकिन इसको तो -3 ही रखना पड़ेगा। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को इसी लाइन पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब भी कोई एक लाइन खींचना हो, जब भी कोई एक ग्राफ खींचना हो, एक लाइन को खींचना हो, तो हमको दो बिंदु निकालने का कोशिश करना है। अगर वो लाइन का ग्राफ है और दो बिंदु हमने निकाल दिए तो हम लाइन खींच देंगे ना? खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ से देखा कि लाइन कैसे खींचा जाता है। ये हालांकि सिंपल लाइन था। एक और हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा के लिए। मान लो कि अपने पास एक है x - y = 2, ये सरल रेखा का समीकरण है, पता है तुम लोगों को? पता है तुम लोग को सरल रेखा का समीकरण है कैसे? सरल रेखा के समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? मानक। एक चर का बहुपद को कैसे दिखाते हैं? एक चर के बहुपद का मानक रूप क्या होता है? 9th में हमने पढ़ा था ना? n के पावर पढ़ते थे, लेकिन एक चर का बहुपद का मानक रूप क्या होता था? ax + b ना? और द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या था? वो था ax² bx + c था ना? त्रिघात का क्या था? ax³ ऐसे था ना? ये सब तो बहुपद का था, लेकिन हम यहाँ बहुपद का नहीं, समीकरण का बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से समीकरण का भी क्या होता है बताओ? याद है? हाँ, बराबर में जीरो रहता है समीकरण वाला में। तो हमको दो चरों का समीकरण का, ये एक चर का है ना, ये जितना हमने ऊपर लिखा ये सब एक चर है ना इसमें, एक्स केवल। अभी हम दो चरों का, जब दो चर होते हैं तो दो चर से जब रैखिक बहु समीकरण बनते हैं, दो चरों के रैखिक समीकरण जो बनते हैं वो किस चीज को दिखाते हैं? सरल रेखा को। ठीक है? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? ax + by + c = 0। ये अभी में भी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो ये अभी आ जाएगा 10वां क्लास में ही आएगा, दूसरा या तीसरा चैप्टर में आ जाए। ठीक है? ax + by + c = 0। ये याद रखना है, ये किस चीज का समीकरण है? सरल रेखा। ठीक है? इसी प्रकार से इसमें ये भी है, x - y जो लिखा हुआ है ना सरल रेखा का, इसमें एक संबंध है। x में से जब भी y को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो मान लो कि मैं x को 5 रख दिया, तो y को कितना रखना पड़ेगा? अपने मर्जी से रख देंगे कि क्या आएगा? 3 रखना पड़ेगा ना? 3 रखना पड़ेगा, अपने मर्जी से नहीं रख सकते हैं ना? नहीं रख सकते हैं। अब मान लो कि मैं y को 5 रख दिया, तो x को क्या रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। ऊपर वाला बड़ा बढ़िया था, सिर्फ y पे ही कंडीशन डालता था, x हम अपने मर्जी से कुछ भी रख लेते थे। ये भी अच्छा था कि सिर्फ किस पे कंडीशन डाला था? x पर। x = 5 वाला डाला था ना? लेकिन ये ऐसा है जिसने दोनों मिला के कंडीशन दिया है कि x में से y घटाने पे कितना आना चाहिए? 2। कोई बात नहीं, दिया था कंडीशन, मैंने इसका कंडीशन मान लिया और दो बिंदु तो निकाल ही लिया। एक है 5,3 और दूसरा है 7,5। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ में दिखा सकते हैं कि नहीं? और दोनों को दिखा के मिला सकते हैं कि नहीं? तो जो मिला देंगे वही हमारा किस चीज का समीकरण लाइन होगा, किस लाइन को शो करेगा? इसी लाइन को
शो करेगा। टू को शो करेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमको तीनों लाइन को, 9 में पढ़े थे हम लोग ने थोड़ा बहुत है। हाँ, उसी चीज को यहाँ पे और डिटेल्स में हम लोग को समझना है। इसके बारे में मैं भी और बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है। इसी पे चल चल ही रहा है ये चीजें। और आगे पीछे भी ये चीजें आती रहेंगी। तो इस पे हम लोग इसको पढ़ेंगे, कोई इसमें टेंशन नहीं है। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया ना, कि हम लोग का कैसे ये चीजें काम कर रही हैं। तो ये था निर्देशांक ज्यामिति का अपना पहला दूरी सूत्र। इसके आधार पर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बना लेना। मतलब कि ज्यादा नहीं है, 7-8 चीजें हैं। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लगे उसको बना लेना है। रिपीट जैसा लगेगा तो उसको एक बना के छोड़ देना है। जो भी अनरिपीटेड टाइप का लगेगा उसको भी बनाना है। ठीक है ना? क्या?